थली मनासू। ये मूवी में एक माँ का दर्द दिखाया गया है जो आपको इमोशनल कर देगा और हो सकता है कि आप एक्सप्लेनेशन के अंत तक रो भी दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत ज्योति नाम की लड़की से होती है जिसकी बहन की आज शादी है। वह अपनी बहन की शादी में अरेंजमेंट्स कर रही होती है और सभी मेहमान शादी में आ रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी एक बुरी खबर मिलती है कि जो बावर्ची खाना बना रहा था वह लो बीपी की वजह से गिर गया। अब इतने बड़े फंक्शन में खाना न बन पाना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन ज्योति बहुत अच्छा खाना बनाती है और वह शादी में कमान संभाल लेती है। वह सभी के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती है। एक तरफ वह खाना बनाती है तो दूसरी तरफ अपनी बहन के रीति रिवाजों में भी पार्टिसिपेट करती है। खाना सभी को बहुत पसंद आता है और ज्योति की वजह से शादी जैसा ओकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ज्योति के हस्बैंड का नाम जनिक राम है जो बिजली विभाग में काम करता है। ज्योति का एक लड़का भी है जिसका नाम गणेश है। उनकी फैमिली बहुत हंसी खुशी से रहती है। ज्योति तो सभी की पसंदीदा होती है क्योंकि एक तो वह खाना बहुत अच्छा बनाती है और दूसरा वह हेल्पिंग नेचर की है। वह कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। जनिक राम भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब एक दिन जब जनिक राम अपनी ड्यूटी करके घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे दिखता है कीचड़ में इलेक्ट्रिक वायर गिरी हुई है। जब वह टेस्टर से चेक करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है। जनिक तुरंत ऑफिस में कॉल करके लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके कॉल का जवाब नहीं देता। तभी सामने से कुछ लोग आ जाते हैं। जनिक उन्हें तो रोक देता है, लेकिन पीछे से एक स्कूल बस भी आ जाती है। वह बस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस ड्राइवर ने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था और उसका ध्यान रोड पर भी नहीं था। जनिक समझ जाता है कि ड्राइवर का ध्यान नहीं है। तब वह पास ही रखे बंबू से उस तार को साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तार उसी के ऊपर गिर जाती है और सारा करंट उसके शरीर में फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से जनिक उसी समय खत्म हो जाता है। यह खबर जैसे ही ज्योति को पता चलती है वह टूट जाती है। उसके लिए तो मानो सब कुछ उजड़ गया हो। ज्योति और उसका बेटा गणेश रोते रोते जनिक का अंतिम संस्कार करते हैं। पति के मरने के बाद औरत को वैसे भी कोई नहीं पूछता और यह ज्योति को बहुत अच्छे से पता था। इसीलिए ज्योति अपने बेटे को पालने के लिए घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। वह या तो लोगों के घर जाकर खाना बनाती है या शादी और पार्टी इवेंट्स में खाना बनाकर अपना घर चलाती है, क्योंकि ज्योति न तो पढ़ी लिखी थी और न ही उसे खाना बनाने के अलावा कोई काम आता था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह गणेश को अच्छी शिक्षा दे सके। जब यह बात ज्योति के पड़ोसी अंकल को पता चलती है तो वह गणेश को सीधे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जाते हैं। वहां प्रिंसिपल फॉर्म्स देकर फॉर्मेलिटी पूरी करने को कहती है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल को पता चलता है कि ज्योति जनिक राम की पत्नी है, वह ज्योति को बहुत इज्जत देती है। दरअसल जो बस जनिक ने बचाई थी वो इसी स्कूल की थी और उसमें प्रिंसिपल के 2 बच्चे भी थे। इसलिए प्रिंसिपल ज्योति से कहती है, आपका बेटा जब तक यहाँ पढ़ेगा उसका सारा खर्च हमारा स्कूल उठाएगा। ये मैं तरस खाकर नहीं कर रही, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है और हमें प्राउड होगा कि जनिक राम का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। देखते देखते समय बीत जाता है और गणेश बड़ा हो जाता है। गणेश बचपन से ही बहुत हेल्पिंग नेचर का लड़का रहा। वह किसी को दर्द में नहीं देख सकता था। गणेश बैंक में लोन रिकवरी एजेंट के काम में लग जाता है। उसका काम लोन रिकवरी करना था, लेकिन जब कोई लोन अप्रूवल के लिए आता और उसके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी गड़बड़ होती तब भी गणेश उसका लोन अप्रूव करवा देता था। इस चीज़ का गणेश को बहुत नुकसान होता था। वह एक तो इमोशनल नेचर का था और ऊपर से किसी की बात पर आसानी से बिलीव कर लेता था। इसीलिए जब वह लोन रिकवरी के लिए जाता तो लोग उसे इमोशनल बातें करके बहका देते थे और वह उनकी बातों में आकर इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं ले पाता। जो लोग लोन की इंस्टॉलमेंट देते वह भी चिल्लर के समान ही देते। लेकिन गणेश के बैंक में जहां बैंक मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को डांटता था, वह गणेश से बड़े प्यार से बात करता था। जब भी एम्प्लॉयज़ को डांट पड़ रही होती, गणेश बैंक मैनेजर के पास चला जाता और मैनेजर गुस्सा करना बंद कर देता। बैंक मैनेजर ऐसा क्यों करता था, इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। खैर, एक दिन जब गणेश नहा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पड़ोसी अंकल की तबीयत खराब है और वह बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। वह भागकर हॉस्पिटल जाता है जहां वह अपना खून डोनेट करता है। वह अक्सर खून डोनेट करता रहता था। जब वह डोनेट करके वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जिसका वह पीछा करने लगता है, क्योंकि इस लड़की ने गणेश से लोन लिया था। लेकिन जब भी गणेश रिकवरी के लिए जाता वह लोग भाग जाते। आज भी ऐसा ही होता है। पब्लिक गणेश को पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गणेश लड़की को परेशान कर रहा है और वह लड़की गणेश के हाथ से छूट कर निकल जाती है। फिर जब गणेश लोन रिकवरी की रिपोर्ट देने बैंक मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर किसी एम्प्लॉय को डांट रहा होता है, लेकिन गणेश के आते ही वह शांत हो जाता है। मैनेजर के पास एक औरत भी बैठी होती है। गणेश जैसे ही रिपोर्ट सबमिट करके जाता है, वह औरत पूछती है, आप गणेश के आते ही कैसे चुप हो जाते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं? तभी मैनेजर को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिसे वह डांट कर कॉल काटने को कहता है। फिर वह बताता है कि वह गणेश से इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है। दरअसल
गणेश एक बार अपने क्लाइंट के पास रिकवरी के लिए गया था, तभी उसने देखा कि बैंक मैनेजर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत के साथ अपना करंट अकाउंट चला रहा था। मैनेजर ने गणेश से रिक्वेस्ट की थी कि यह बात ऑफिस तक नहीं जानी चाहिए। गणेश मान गया और तभी से मैनेजर गणेश से इतने प्यार से बात करता है। ये स्टोरी खत्म तो होती है, लेकिन बैंक मैनेजर के दुख के साथ, क्योंकि मैनेजर की वाइफ का कॉल चालू था और वह ये सब सुन लेती है। वह उसे डांटते हुए पूछती है, तो अभी तुम अपने करंट अकाउंट के साथ हो? मैनेजर कहता है, नहीं नहीं, करंट अकाउंट के साथ नहीं, अभी तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट के साथ हूं। वहीं दूसरी तरफ गणेश को वही लड़की फिर दिखती है और इस बार वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से पुलिस आ जाती है और गणेश को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस उसे गलत समझ लेती है। पुलिस जब गणेश से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि इस लड़की का नाम फूलन देवी है और वह एक नंबर की चिटर है। उसने अपने फ्रेंड का पार्लर खुलवाने के लिए मेरे से लोन लिया था और वह खुद गारंटर बनी थी। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। जब गणेश उनके बताए एड्रेस पर रिकवरी के लिए पहुंचा तो वहां पार्लर नहीं बल्कि एक चिकन शॉप थी। बाद में जब उसने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो सारे फेक निकले और वे लोग उस जगह से भी भाग गए। पुलिस वाला पूछता है, फिर तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? गणेश कहता है, वो लड़की थी ना, इसीलिए अगर मैं कंप्लेंट कर देता तो उसका नाम बदनाम हो जाता, इसीलिए मैं खुद रिकवरी करने लगा। पुलिस वाला फिर फूलन को बुलाता है, जिसका असली नाम परमिला होता है। पूछताछ में पता चलता है कि परमिला पुलिस वाले की बेटी है। यह जानकर गणेश पुलिस वाले को मस्का मारने लगता है और कहता है, सर कुछ जरूरत नहीं, मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन पुलिस वाला कहता है, मैं तुम्हें चेक भिजवा दूंगा। घर जाकर परमिला के पापा उससे बात करते हैं। परमिला बताती है, मैं तो बस उस लड़की की मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे चीट कर देगी। परमिला के पापा बताते हैं कि जब उन्होंने गणेश की सोसाइटी में उसके बारे में पूछताछ की तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। तब परमिला के पापा समझते हैं कि दुनिया में अभी भी ईमानदारी बाकी है और अगर हम उसे खत्म कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। परमिला को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। उसके पापा ने 4 लाख का चेक काट कर दे दिया था, जो परमिला गणेश को देने जाती है, लेकिन वह चेक के साथ साथ अपना दिल भी गणेश को दे देती है, यानी वह उसे प्रपोज कर देती है। लेकिन गणेश कहता है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मेरी माँ पसंद करेगी। अगले दिन परमिला मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है कि मैं जो भी करूं उसमें सक्सेसफुल हो। पास खड़ी ज्योति यह सुन लेती है और पूछती है, तुम भगवान से इतना क्या प्रेयर कर रही हो? परमिला बताती है, मुझे जो लड़का पसंद है, आज मैं उसकी माँ से मिलने जा रही हूँ। अगर उसकी माँ ने हाँ की तभी मेरी शादी हो सकती है। ज्योति कहती है, तुम जैसी प्यारी लड़की को कोई क्यों मना करेगा? तभी गणेश भी आ जाता है और दोनों को देखकर ज्योति समझ जाती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ज्योति तुरंत परमिला को पसंद कर लेती है। अगले कुछ दिनों में परमिला और गणेश का रोका भी हो जाता है। जब गणेश बैंक मैनेजर को वेडिंग इनविटेशन देने जाता है तो मैनेजर सजेशन देता है, करंट अकाउंट ओपन मत करना। शादी की शॉपिंग के लिए परमिला और गणेश एक दिन जाते हैं। रास्ते में एक गाड़ी उन्हें ठोकर मार देती है, जिससे गणेश का सिर पत्थर से टकरा जाता है और परमिला को भी चोट लगती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब यह खबर ज्योति को पता चलती है तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाती है। गणेश का एमआरआई होने के बाद डॉक्टर ज्योति को बताता है कि गणेश ब्रेन डेड हो चुका है और वेंटिलेटर पर है। जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाया जाएगा वह खत्म हो जाएगा। यह सुनकर ज्योति को चक्कर आ जाता है और वह गिर पड़ती है। होश में आने पर डॉक्टर कहता है, आपका बेटा अब जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन आप एक अच्छा काम कर सकती हैं, आप उसके दिल को एक क्रिटिकल कंडीशन वाले लड़के को दे सकती हैं। आपका बेटा खत्म हो जाएगा लेकिन किसी और की बॉडी में जिंदा रहेगा। ज्योति अपना दिल मारकर गणेश का दिल डोनेट कर देती है। डॉक्टर कहता है, दिल के बदले जितना पैसा मांगोगे उतना मिल जाएगा। लेकिन ज्योति कहती है, मैं माँ हूं, अपने बेटे का दिल कैसे बेच सकती हूँ? डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर शुरू करता है और दिल को दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद ज्योति अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका पति भी चला गया और उसका बेटा भी। ज्योति का दुख कोई नहीं समझ सकता था। गणेश के मरने के बाद जो लोग उसे इंस्टॉलमेंट नहीं देते थे और बार बार घुमाते थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। वे आगे आकर एक साथ लोन पेमेंट कर देते हैं। मैनेजर भी हैरान हो जाता है कि गणेश ने जाते जाते भी इतने अच्छे काम किए। जब परमिला को पता चलता है कि गणेश नहीं रहा तो उसके लिए सब खत्म हो जाता है। उनकी लाइफ अभी शुरू होने वाली थी और उनकी खुशियां पलक झपकते उजड़ गईं। दूसरी तरफ ज्योति भी अपने बेटे के गम में टूट चुकी थी। उसे हर जगह गणेश दिखाई देता था। एक दिन उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि गणेश का दिल किसी और में जिंदा रहेगा। वह उस आदमी का पता लगाने की सोचती है जिसे गणेश का दिल मिला। वह हॉस्पिटल पहुंचती है लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताता। पास खड़ी नर्स ज्योति की हालत देखकर कहती है, मैं वहां थी जब गणेश का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वह उस आदमी का नाम और एड्रेस दे देती है। उसका नाम चरण है और वह एक स्कूल का चेयरमैन है। ज्योति चरण को हर जगह ढूंढने लगती है। वह चरण को जब ढूंढ रही थी तब चलते चलते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह रास्ते में गिर पड़ती है। तभी मर्सिडीज से एक आदमी आता है और ज्योति को पानी पिलाता है। उसका फोन बजता
पहुंचता है और वह अपना नाम चरण बताता है। चरण का नाम सुनते ही ज्योति बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे चरण में गणेश दिखने लगता है। ज्योति को वापस जीने की उम्मीद मेल जाती, वह चरण से मदद मांगती है। मेरा बेटा मुझे नहीं पहचान रहा, अगर आप मुझे अपने घर में थोड़ा सा काम दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं खाना बनाना और छोटे मोटे काम कर लूंगी। चरण उसे अपने घर भेज देता है। ज्योति घर पहुंचते ही बहुत अच्छा खाना बनाकर चरण को खिलाने लगती है और उसकी हर एक एक छोटी चीज का बहुत ज्यादा ही ख्याल करने लग जाती है। चरण को खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह हर समय सिगरेट पीता रहता है। ज्योति उसे सिगरेट पीते नहीं देख सकती थी, क्योंकि चरण में उससे गणेश देखता था। वह चाहती थी कि चरण कम से कम 100 साल जिए। ज्योति उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह नौकर की तरह काम करती थी, इसलिए कुछ नहीं बोल पाती। वहीं चरण के स्कूल में नई इंग्लिश टीचर कौशल्या की रिक्वायरमेंट होती है। चरण उसका इंटरव्यू लेता है और पहले दिन से ही उसकी गंदी नजर कौशल्या पर पड़ती है। वह उसे एज अ लव अट्रैक्टेड नहीं बल्कि हवस पूरा करना चाहता था। कौशल्या इंग्लिश टीचर थी और उसे कल्चरल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट था। एक दिन जब वह बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रही होती है तो चरण उसे देख लेता है और अपने पास बुलाता है। वह कहता है, तुम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा रही हो, लेकिन तुम उन बच्चों जैसा स्कर्ट यानी यूनिफॉर्म पहने ताकि लोगों का नजर तुम पर नहीं बच्चों पर हो। कौशल्या उसका मतलब समझ जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर चरण घर आता है और अपने दोस्तों के साथ पीने लगता है। उसे एक कॉल आता है, जिसके बाद वह ज्योति से कहता है, अगर कोई घर आए और पूछे कि चरण है या नहीं तो कहना कि वह बेंगलुरु गया है। ज्योति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि गणेश ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन वह मान जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है, जो परमिला के पापा होते हैं। वे ज्योति को चरण के घर देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ज्योति बताती है, मैं यहाँ काम करती हूँ। परमिला के पापा पूछते हैं, चरण कहाँ है? ज्योति कहती है, वह बेंगलुरु गया है। इसके बाद वे चले जाते हैं। अगले दिन चरण स्कूल में सभी टीचरों की मीटिंग बुलाता है और बताता है कि स्कूल का 10वां एनिवर्सरी फंक्शन होने वाला है। वह सभी को ड्यूटी सौंपता है और कौशल्या को कल्चरल इवेंट का काम देता है। जब चरण घर लौटता है तो बहुत सारी सिगरेट पीने लगता है। इस बार ज्योति उसे समझाती है, सिगरेट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी सेहत खराब कर सकती है। लेकिन चरण कहता है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा तो तुम मुझे क्यों टोक रही हो? ज्योति चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल की एनिवर्सरी आती है, जहां सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौशल्या बच्चों के साथ डांस परफॉर्म करती है, जिसे देखकर चरण पागल हो जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वह कौशल्या को अपने रूम में बुलाता है और अप्रिशिएशन के लिए माला और गमछा देने लगता है। फिर वो जबरदस्ती कौशल्या के क्लोज होने लग जाता है। कौशल्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी बाकी टीचर चरण के ऑफिस आ जाते हैं। कौशल्या चरण के मेन पार्ट में जोर से मारकर वहां से भाग जाती है। गुस्से में चरण रात में बहुत दारू और सिगरेट पीने लगता है। ज्योति यह देख नहीं पाती, उसके लिए अब यह बहुत हो गया था। वह चरण को रोकने की कोशिश करती है और रिक्वेस्ट करती है, ये छोड़ दो, ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तुमने अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है, तुम्हें नया जीवन मिला है। चरण पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? वह गुस्से में पूछता है। ज्योति घबराते हुए कहती है, तुम जब अपने मम्मी पापा से बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया। वह चरण की दारू की बोतल भी तोड़ देती है। इस वजह से चरण उसे घर से निकाल देता है। देर रात ज्योति सड़क पर उदास बैठी होती है। तभी पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें से परमिला के पापा निकलते हैं। वे पूछते हैं, क्या बात है? ज्योति कहती है, मैं ऐसे ही ठंडी हवा लेने बैठी हूँ। लेकिन वे समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रही है। वे बताते हैं, तुम्हारे बेटे की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हमें पता चलता है कि परमिला के पापा ने केस की इन्वेस्टिगेशन की। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें कुछ लोग एक्सीडेंट के बाद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की। वे लोग सच बता देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वे उस डॉक्टर तक पहुंचे जिसने ज्योति को बताया था कि गणेश ब्रेन हो गया है। डॉक्टर बताता है कि चरण को क्रिटिकल हार्ट डिजीज थी और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। इसके लिए ऐसा आदमी चाहिए था जिसका ब्रेन डेड हो और ब्लड ग्रुप भी वही हो। गणेश का ब्लड ग्रुप वही था, क्योंकि वह हमेशा ब्लड डोनेट करता था। चरण की फैमिली बहुत पैसे वाली थी और उनके पास पावर थी, इसीलिए उन्होंने गणेश का एक्सीडेंट करवाकर उसका हार्ट चरण में ट्रांसप्लांट करवाया। यह सुनकर ज्योति बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वह भगवान से पूछती है, यह कैसा अन्याय है? परमिला के पापा कहते हैं, इसका जवाब शायद भगवान भी नहीं दे पाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने वाला है और हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। अगली सुबह कौशल्या रेजिग्नेशन लेटर देने चरण के पास जाती है। चरण फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कौशल्या चिल्लाती है। पास में ज्योति बैठी होती है, जो यह आवाज सुन लेती है। वह पास रखे हथौड़े से गेट तोड़कर अंदर घुसती है और चरण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चरण नहीं मानता और ज्योति को धक्का दे देता। ज्योति को चरण में गणेश दिखता था और वह उसे ऐसा पाप करते नहीं देख सकती थी। चरण पाप कर रहा था, लेकिन उसमें गणेश का हार्ट था, इसलिए ज्योति पास रखा हथौड़ा चरण के सिर पर मार देती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। ये केस कोर्ट तक पहुंचता है।
ज्योति जज को सब सच बता देती है और फांसी की भीख मांगती है। वह कहती है, मेरे बच्चे ने हमेशा दूसरों की मदद की, उसने मरते मरते भी अपनी जिंदगी किसी को दी, लेकिन वह आदमी ऐसा पाप कर रहा था जो मैं अपने बेटे को करता नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ज्योति जोर जोर से फांसी की मांग करती है। भगवान भी उसे इतने दर्द में नहीं देख पाता और उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।